Good afternoon, everyone. Welcome to the Northeast PSC. So, continuing the series of economy PYQ for APPSC, ठीक है, APPSC और जितने भी अदर नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं, ठीक है, सिक्किम, मिजोरम, त्रिपुरा एटसेट्रा दैट वी आर गोइंग टू कवर इन दिस सेशन. ठीक है, starting with question number 1, which says that development means economic growth with price stability, inflation, social change या फिर deflation. क्या होगा इसमें से करेक्ट आंसर? तो अगर डेवलपमेंट की बात करी जाती है तो डेवलपमेंट मीन्स व्हाट, कि इकोनॉमिक ग्रोथ तो होना ही चाहिए, ठीक है, प्लस इकोनॉमिक ग्रोथ के अलावा अपार्ट फ्रॉम इकोनॉमिक ग्रोथ जो सोशल स्टेटस है, ठीक है, सोशल स्टेटस क्या है कि जो लिविंग स्टैंडर्ड है, ठीक है, लिविंग स्टैंडर्ड, एजुकेशन, हेल्थ, right? So these things should be better. So that is why we say कि when development is taken in consideration तो वहाँ पे economic growth के साथ साथ you have to be social changes भी होना चाहिए, जो कि उसका living standard अच्छा होगा, है ना, education जो है attainment that would be better, health care infrastructure facilities will be better, etc etc. So option जो है आपका C, that is क्या है करेक्ट आंसर. इन्फ्लेशन का मतलब क्या है? प्राइस हाइक, ठीक है, प्राइस हाइक ऑफ द कमोडिटी. डिफ्लेशन, सो आपका डेवलपमेंट मींस इकोनॉमिक ग्रोथ विद व्हाट, सोशल चेंजेस. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू यू मीन बाय मिक्स्ड इकोनॉमी? ठीक है, मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब क्या है कि देखो, एक होता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जहां पे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज ड्रीवन बाय व्हाट, प्रॉफिट, ठीक है. ये जो इकोनॉमी है दैट इज ओरिएंटेड टुवर्ड्स व्हाट, मेकिंग ह्यूज प्रॉफिट. एग्जांपल के तौर पे देखोगे तो यूएसए, ठीक है, एंड मेनी अदर कंट्रीज आर देयर विच इज अ कैपिटलिस्ट कंट्री, ठीक है, जहां पे जो मोटिव है इस इकोनॉमी का दैट इज टू अर्न अ लॉट ऑफ प्रॉफिट, ठीक है. सोशलिस्ट इकोनॉमी जहां पे मींस ऑफ प्रोडक्शन जो है दैट इज अंडर किसके, स्टेट के, ठीक है. और इस दोनों के बीच का जो इकोनॉमी है दैट हम उसको क्या कहते हैं, मिक्स्ड इकोनॉमी, जहां पे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी प्लस जो सोशलिस्ट इकोनॉमी है वो क्या करता है, फ्लरिश करता है साथ साथ. तो इस तरीके के इकोनॉमी को हम क्या कहते हैं, मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है, जहां पे मार्केट ड्रिवन भी है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर देयर, ठीक है, एंड स्टेट ओरिएंटेड, स्टेट ओन्ड जो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर देयर. तो हम क्या कहते हैं, मिक्स्ड इकोनॉमी. एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखोगे तो इंडिया जो है, इंडिया इज एन वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी, जहां पे कैपिटलिस्ट क्लास इज देयर एंड वहां पे जो गवर्नमेंट है वो भी क्या है, फंक्शन कर रही है. तो क्या हो जाएगा, मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, public and private sector, foreign and domestic investment, commercial and subsistence farming. तो क्या हो जाएगा, public and private sector combinedly, क्या इसको हम कहते हैं, mixed economy. Moving to the next, when the productive capacity of the economic system of a state is inadequate to create sufficient number of jobs, it is called what, seasonal unemployment, structural अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट और साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट. देखो, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है कि किसी भी पर्टिकुलर प्लेस पे, किसी भी पर्टिकुलर रीजन में जो लेबर फोर्स है, ठीक है, दे आर अनएम्प्लॉयड. अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखोगे तो इसका एक बहुत बड़ा सेक्टर है एग्रीकल्चर, ठीक है, एग्रीकल्चर. अपार्ट फ्रॉम इट टूरिज्म, ठीक है,
टूरिज्म, जैसे कि स्टेट्स लाइक हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत सारे जो लेबर हैं, दे आर सीजनली अनएम्प्लॉयड। वाई? बिकॉज कि यहाँ पे सीजन जब है, जब टूरिज्म फ्लरिश्ड, तो यहाँ पे तो आपका एम्प्लॉयमेंट है, लेकिन जैसे ही सीजन ऑफ होता है ना, तो क्या है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है। तो अनएम्प्लॉयमेंट ड्यू टू चेंज इन सीजन, ये है। या फिर स्ट्रक्चरल इन अनएम्प्लॉयमेंट। अब स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट का क्या मतलब है कि अनएम्प्लॉयमेंट ड्यू टू चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ एन इकोनॉमी। ठीक है, अगर इकोनॉमी का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, सपोज करो कि बिफोर 1991 every works in banking system or any places were done manually, लेकिन एट द ऑनसेट ऑफ इंटरनेट, ठीक है, इंटरनेट जैसे ही आया, व्हाट हैपेंड, इंटरनेट जैसे ही आया तो पूरा का पूरा जो इकोनॉमी का स्ट्रक्चर है वही चेंज हो गया। एंड ड्यू टू दैट व्हाट हैपेंड कि बहुत सारे लोगों ने अपना जॉब जो है वो उसको छोड़ना पड़ा। ठीक है, तो ये हो सकता है। दूसरा रीजन ये भी हो सकता है कि अगर स्किल सेट नहीं है आपके पास, ठीक है, इफ एनी पर्टिकुलर जॉब इज रिक्वायर्ड, एनी पर्टिकुलर स्किल इज रिक्वायर्ड फॉर अ स्पेसिफिक जॉब, जैसे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अगर आपको आईटी के लिए कोई लैंग्वेज नहीं आता है एटसेट्रा, ऑल्दो जॉब्स आर देयर इन द मार्केट, बट बिकॉज ऑफ लैक इन स्किल, यहां पे भी हम कह सकते हैं कि ये स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट का रीजन है। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, क्या मतलब है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का? सी फॉर एग्जाम्पल कि इफ इन एग्रीकल्चरल सेक्टर 10 hypothetically saying assume that कि 10 labor force या फिर 10 laborers are working in a field and they are producing say for example कितना 100 quintals of wheat, 100 quintals of wheat. So what is the productivity of labor per labor? तो divide it, तो क्या हो जाएगा 10 क्विंटल पर लेबर। ठीक है, नाउ जस्ट आप इसमें से 2 लेबर को हटा दो। नाउ अभी भी क्या है, 8 लेबर्स आर देयर, बट स्टिल द प्रोडक्टिविटी ऑफ दीज लेबर्स आर सेम। सो ये जो 2 लेबर आपने हटा दिया, ठीक है, तो ये जो एम्प्लॉयड था इसका जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है ये कोई ज्यादा नहीं था, ये क्या था, नेग्लिजिबल था, इसलिए आपने इसको हटा भी दिया तो उससे ये जो प्रोडक्टिविटी है इस पर कोई खास असर नहीं पड़ा। गेटिंग इट? तो अगर लेबर का जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या हो जाता है, सपोज कि 0 हो जाता है, तो हम कहते हैं कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो कैसा अनएम्प्लॉयमेंट है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है। ठीक है, तो ये हो गया आपका साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो अनएम्प्लॉयमेंट ड्यू टू चेंज इन साइकिल और द लूप ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटी, जैसे कि कोरोना के टाइम पे व्हाट हैपेंड, कोरोना के टाइम पे इफ यू नोटिस कि क्या हुआ कि उसका साइकिल ब्रेक हुआ, लोगों के पास पीपल वर जॉब नहीं है, अब लोगों के पास व्हेन देयर इज नो जॉब्स तो इसके पास इनकम नहीं है, जब इनकम नहीं है मीनिंग व्हाट कि आपके पास पैसा नहीं है, तो पैसा नहीं है तो आप डिमांड कैसे करोगे, व्हेन यू आर नॉट डिमांडिंग समथिंग तो इकोनॉमी में प्रोडक्शन कैसे होगा, और जब इकोनॉमी में प्रोडक्शन नहीं होगा इसका मतलब क्या, जो भी मैन्युफैक्चरर्स है और उसके यहाँ जो भी स्टाफ है, जो भी लेबर है, दे विल ले ऑफ देम, isn't it so? तो यहां पे क्या हो रहा है कि साइकिल ब्रेक हो रहा है, एंड उस साइकिल ब्रेक के ड्यू टू दैट ब्रेकिंग इन साइकिल जो भी अनएम्प्लॉयमेंट होता है हम उसको क्या कहते हैं, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो आपका जो क्वेश्चन कहता है कि व्हेन द प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ एन economic system of a state is inadequate to create sufficient numbers of job, it is called what? It is called structural unemployment. Getting it? Moving to the next question, क्या कह रहा है कि SDR that is a special drawing rights relate to World Bank, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से जो है आपका SDR रिलेटेड है। ठीक है, लैफर कर्व मेजर्स रिलेशन बिटवीन टैक्स रेट एंड टैक्स रेवेन्यू,
total tax burden and total payment burden, total income and total expenditure, none of the above. तो क्या होता है लैफर कर्व? just stand and try to understand it. Suppose this is the graphical representation that I am showing you. ये इस साइड में आपका क्या है? टैक्स रेवेन्यू, टैक्स रेवेन्यू, ठीक है, और ये है टैक्स, ठीक है। तो लैफर कर्व कहता है आपका कि एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ टैक्स के बाद, सपोज ये क्या है 10%, ठीक है, 10% टैक्स पे जो आपका टैक्स रेवेन्यू है दैट इज मैक्सिमम, इसके बाद अगर आप टैक्स बढ़ाते भी हो, ठीक है, सपोज कि आप टैक्स बढ़ा करके 11% आपने कर दिया, अगर आप 11% कर भी देते हो तो आप अगर ये सोच रहे हो कि आपका टैक्स रेवेन्यू जो है वो इंक्रीज करेगा, ऐसा नहीं होने वाला है, ठीक है। ऑल दो जो टैक्स रेवेन्यू है दैट इज गोइंग टू डिक्रीज। आप देख रहे हो यहाँ पे क्या हो रहा है, टैक्स रेवेन्यू और कम हो जा रहा है। ऑल दो आपने टैक्स जो है, टैक्स का स्लैब जो है, परसेंटेज जो है आपने बढ़ा दिया, ठीक है, बट स्टिल जो टैक्स का रेवेन्यू है इंस्टीड ऑफ इंक्रीजिंग क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। गेटिंग इट? तो आपका लैफर कर्व जो है दैट मेजर्स रिलेशनशिप बिटवीन टैक्स रेट एंड टैक्स के रेवेन्यू। ऑप्शन ए जो है दैट इज आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट, ओपन मार्केट ऑपरेशन रेफर्स टू purchase and sell of government securities by RBI, deposit mobilization, borrowing by scheduled banks for the RBI, और none of the above। क्या होगा, क्या हो जाएगा, जस्ट अ सेकेंड, यस। सो ओपन मार्केट ऑपरेशन जो है दैट एक्टिविटी इज परफॉर्म्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन द टाइम ऑफ इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, ठीक है। जब सपोज इकोनॉमी इज इन ईदर रिसेशन, ठीक है, और जब क्या है, से फॉर एग्जांपल कि इन्फ्लेशन है, तो यहां पे गवर्नमेंट जो है, यहां पे जो आरबीआई है दैट कम्स इनटू पिक्चर एंड दे सेल एंड बाय द सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट सिक्योरिटी। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन आपका, परचेज एंड सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय द आरबीआई। ऑप्शन ए जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स शुड बी टेकन व्हेन एन इकोनॉमी इज गोइंग थ्रू इन्फ्लेशनरी प्रेशर। अब देखो इन्फ्लेशन है ना, तो इन्फ्लेशन का मतलब क्या है, इन्फ्लेशन का मतलब है कि प्राइस हाइक, और जब प्राइस हाइक है, इन्फ्लेशन है मतलब कि इकोनॉमी में पैसा क्या है, ज्यादा है, और जब इकोनॉमी में पैसा ज्यादा है तो यहां से आपको क्या करना पड़ेगा, पैसा को यू हैव टू गवर्नमेंट या फिर आरबीआई विल सक आउट द मनी फ्रॉम द इकोनॉमी। अब जब बाहर निकालना है इकोनॉमी से तो क्या क्या करना पड़ेगा, द डायरेक्ट टैक्स शुड बी इंक्रीज्ड। अगर टैक्स, आप डायरेक्ट टैक्स जो है बढ़ा दोगे, ठीक है, इंक्रीज कर दोगे, तो पीपल विल हैव लेस मनी टू स्पेंड, अब पैसा लोगों के पास नहीं है ज्यादा, ठीक है, तो स्पेंड करने के लिए पैसा नहीं है, तो यस दिस मेजर इज करेक्ट। क्यों? क्योंकि टैक्स बढ़ाओगे, पैसा लोगों के पास कम है, पैसा कम है तो ऑटोमेटिकली कुछ दिन के बाद जो है आपका इन्फ्लेशन क्या होगा, कम होगा। द इंटरेस्ट रेट शुड बी रिड्यूस्ड। अगर मान लो इंटरेस्ट रेट आप जो है कम कर दोगे, तो इंटरेस्ट रेट जैसे ही कम होगा तो जो बोरोइंग है वो क्या हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा, ठीक है, और जब ये सस्ता होगा तो लोग और ज्यादा बोरो करना चाहेगा, ठीक है, मतलब लोन और ज्यादा लेना चाहेगा और इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा, इस तरीके से लोगों के पास पैसा जो है मार्केट में और बढ़ जाएगा। अंडरस्टैंडिंग इट? तो ये वाला जो आपका मेजर है स्टेटमेंट 2, ये क्या है, इनकरेक्ट। ये इन्फ्लेशनरी प्रेशर को दे विल नॉट चेक, रादर इट विल वर्सन इट, ठीक है, इसको और बढ़ा देगा। द पब्लिक स्पेंडिंग शुड बी इंक्रीज। फिर वही बात कि अगर आप पब्लिक स्पेंडिंग करेगी गवर्नमेंट तो लोगों के पास पैसा आएगा, अब जब पैसा आएगा तो फिर से डिमांड बढ़ेगा, है ना, तो आप
क्या करोगे, तो अगेन वही चीज होगा कि इन्फ्लेशनरी प्रेशर आपका कम नहीं होगा, रादर बढ़ ही जाएगा। तो सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो, दैट इज व्हाट आपका ऑप्शन डी जो है आपका ओनली वन इज करेक्ट आंसर। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट, फिस्कल डेफिसिट का मतलब क्या है? देखो, फिस्कल डेफिसिट का मतलब है व्हेन एक्सपेंडिचर when expenditure of the government exceeds the total revenue। हम क्या कहते हैं ये कंडीशन फिस्कल डेफिसिट का, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स, ठीक है, पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस सरप्लस ऑफ रेवेन्यू अकाउंट, पब्लिक एक्सपेंडिचर माइनस टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स, पब्लिक एक्सपेंडिचर माइनस डेट फ्रॉम सोर्सेस। तो ऑप्शन सी जो है दैट इज करेक्ट। यहाँ पे टैक्स जो, ठीक है, रेवेन्यू के टू पार्ट्स है, गवर्नमेंट के रेवेन्यू के टू पार्ट्स, देयर आर टैक्स रेवेन्यू एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों इंक्लूडेड है, दैट इज आपका क्या होगा, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट, under flexible exchange rate system, exchange rate is determined by what? Predominantly by market mechanism, by central bank, as a weighted index of a group of currencies, by the World Trade Organization। देखो, बिफोर 1991 इंडिया में जो है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम प्रिवेल्ड कर रहा था। ठीक है, मतलब आरबीआई क्या करती थी, सुबह उठते हुए, ठीक है, डॉलर का जो प्राइस है, ठीक है, वो एडजस्ट किया जाता था अकॉर्डिंगली आरबीआई अपने हिसाब से। बट आफ्टर 1991 इट हैज बीन लेफ्ट टू द मार्केट मैकेनिज्म, द फोर्सेस ऑफ मार्केट, दैट इज डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, जैसा जैसा डिमांड एंड सप्लाई होगा उसी हिसाब से जो है आपका एक्सचेंज रेट क्या होगा, मतलब फ्लक्चुएट करेगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि अंडर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, एक्सचेंज रेट जो है इज डिटरमाइंड बाय व्हाट? मार्केट मैकेनिज्म। सो ऑप्शन ए जो है आपका क्या होगा, द करेक्ट आंसर। ठीक है, मैच द फॉलोइंग। अगेन अगर इस तरीके के क्वेश्चंस आपके पास आता है एग्जाम में, ठीक है, तो अगर आपको कुछ इंफॉर्मेशन आप नहीं भी जानते हो तो यूज एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, ग्रीन रिवॉल्यूशन, येलो रिवॉल्यूशन, ब्लू रिवॉल्यूशन, व्हाइट रिवॉल्यूशन। ठीक है, तो जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है आपका, दैट इज फॉर फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन, तो ये क्या हो जाएगा 4। ठीक है, जो ऑयल सीड प्रोडक्शन है ना, ऑयल सीड प्रोडक्शन इज रिलेटेड टू येलो रिवॉल्यूशन, दैट इज आपका ये हो गया 3। ब्लू रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू फिश प्रोडक्शन या फिर एक्वाकल्चर, मतलब सी का 2। ठीक है, एंड मिल्क या फिर डेयरी प्रोडक्शन, ये होगा आपका व्हाइट रिवॉल्यूशन, दैट इज ए। तो मिला लो 4 3 2 1, क्या हो जाएगा 4 3 2 1 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन जो है आपका सी क्या है, करेक्ट आंसर। ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे इज पब्लिश्ड बाय नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट। सो आपका जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स अफेयर्स। ठीक है, ये जो है क्या करता है, इकोनॉमिक सर्वे को पब्लिश करता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, क्या वो आपका गिनी लॉरेंज कर्व है, ठीक है, फिलिप कर्व है, उसके बाद एंजल्स लॉ है, या फिर लैफर कर्व है। लैफर कर्व को तो अभी हमने डिस्कस किया, दिस इज रिलेटेड टू टैक्स रेट एंड टैक्स रेवेन्यू। ठीक है, जो गिनी लॉरेंज कर्व है दैट इज रिलेटेड टू व्हाट,
जो आपका लॉरेंज कर्व है, दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इनकम इन इक्वलिटी। सो ऑप्शन ए ही जो है आपका क्या हो जाएगा, इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मुलेट्स फिस्कल पॉलिसी इन इंडिया। फिस्कल पॉलिसी जो है किसके द्वारा होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नीति आयोग, फाइनेंस कमीशन, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बिकॉज यही जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, यही क्या करेगी, टैक्स इंक्रीज डिक्रीज, ठीक है, कितना ज्यादा यू नो एक्सपेंडिचर होगा एटसेट्रा एटसेट्रा, दैट इज अंडरटेकन बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। उसके बाद which of the following organizations looks after the credit needs of agriculture and rural development of India? फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, दैट इज, ये जो है आपका दैट इज फॉर सिक्योरिटी ऑफ फूड ग्रेन्स। ठीक है, IDBI दैट इज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये जो है इंडस्ट्री के लिए है। ठीक है, नाबार्ड दैट इज नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। यस, सो नाबार्ड जो है आपका दैट इज फॉर किस चीज के लिए, दैट विल लुक आफ्टर द क्रेडिट नीड्स ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर। और ये जो ICAR है, ठीक है, दिस इज फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च। ठीक है, moving to the next, which of the following estimates the national income in India? सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल इनकम कमेटी, या फिर नीति आयोग, या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्या है? सो ऑप्शन ए जो है आपका इसमें सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। अब ये जो है बन गया है NSO, दैट इज नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। दिस इज एन इंस्टीट्यूट एपेक्स बॉडी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, दैट इज MOSPI, है ना, जो क्या करता है, एस्टिमेट करता है नेशनल इनकम इन इंडिया। सो ऑप्शन ए जो है आपका दैट इज द करेक्ट आंसर। Which of the following sector gives the largest income in India? क्या वो ट्रेड सेक्टर है, क्या वो रेलवे है, क्या वो एग्रीकल्चर है, या फिर सर्विस है? ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है आपका दैट इज करेक्ट आंसर, बिकॉज सर्विस सेक्टर जो है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, इसका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है दैट इज अराउंड 50 to 60% इन द इकोनॉमी। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो आपका इनकम है जो इंडिया को देता है दैट इज सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर में क्या क्या आ जाएगा, आपका एजुकेशन है, आपका हेल्थ केयर है, ठीक है, इंश्योरेंस है। सो ये सब क्या है, ये सब क्या है, उसके बाद IT है, तो ये सब बैंकिंग है ना, तो ये सब क्या है, ये सब आपका सर्विस सेक्टर है। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट, कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी, that is CRI index is released by which of the following? International Food Policy Research Institute, UNDP, United Nation Development Program, World Bank, या फिर Oxfam International। So देखो, जो commitment to reducing inequality index है that is released by Oxfam International along with DFI, that is डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूट। सो DFI किसके किसके साथ मिलकर के, ऑक्सफैम इंटरनेशनल जो है अलोंग विद DFI बोथ रिलीज व्हाट, आपका CRI इंडेक्स दैट इज कमिटमेंट टू रिड्यूस इन इक्वालिटी। ठीक है, the system of VAT is applicable to income tax, state tax, taxes on agricultural income, या फिर excise duty। VAT that is क्या है आपका,
value added tax, and this value added tax was replaced by GST by 101st Constitutional Amendment Act in 2017. ठीक है, and this is applicable for what? Excise duty. Excise duty का मतलब क्या है? Excise duty कहाँ पे लगता है? Manufacturing of MFG, that is manufacturing of goods. ठीक है, तो वहां पे क्या लगता है? एक्साइज ड्यूटी. Which of the following statements is not correct? कौन सा इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि करेक्ट नहीं है? सिल्वर रिवॉल्यूशन refers to increased pulse production, white revolution refers to increased milk production, green revolution refers to increased production of food grains, yellow revolution refers to increased ऑयल सीड प्रोडक्शन. ठीक है, तो यस, येलो रिवॉल्यूशन जो है आपका दैट इज रिलेटेड टू ऑयल सीड प्रोडक्शन, ये सही है. ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है आपका दैट इज रिलेटेड टू इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स. वाइट रिवॉल्यूशन जो है दैट इज रिलेटेड टू इंक्रीज इन मिल्क प्रोडक्शन. एंड जो सिल्वर रिवॉल्यूशन है दैट इज नॉट रिलेटेड टू पल्स प्रोडक्शन, रादर एग प्रोडक्शन. ठीक है, एग प्रोडक्शन. ठीक, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जो है दैट इज द इनकरेक्ट वन. तो यही पूछा जा रहा है कि कौन सा करेक्ट नहीं है, तो ऑप्शन ए जो है दैट इज इनकरेक्ट. ब्लू रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू डेयरी इंडस्ट्री, एक्वाकल्चर इंडस्ट्री, रबर इंडस्ट्री या पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री. देखो, डेयरी इंडस्ट्री जो है ये क्या है? व्हाइट रिवॉल्यूशन. क्या है? व्हाइट रिवॉल्यूशन. एक्वाकल्चर इंडस्ट्री है दैट इज रिलेटेड टू व्हाट? ये आपका रिलेटेड है ब्लू रिवॉल्यूशन से. एक्वाकल्चर इंडस्ट्री हो गया या फिर फिशरीज इंडस्ट्री. पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री जो है दैट इज रिलेटेड टू व्हाट? ब्लैक रिवॉल्यूशन. ठीक है, तो ब्लू रिवॉल्यूशन यही पूछा रहा है कि किससे रिलेटेड है आपका? एक्वाकल्चर इंडस्ट्री. दैट इज ऑप्शन जो है आपका बी, ये क्या है? करेक्ट आंसर. ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट. विच सेक्टर इज नोन एज द प्राइमरी सेक्टर? प्राइमरी सेक्टर इसमें से कौन है? मैन्युफैक्चरिंग है. ठीक है, देखो प्राइमरी सेक्टर होता है. ठीक है, सेकेंडरी सेक्टर है, उसके बाद आपका टर्शियरी सेक्टर है. ठीक है, क्वार्टरनरी सेक्टर है, एंड उसके बाद आपका क्वीनरी सेक्टर है. ठीक है, सेक्टर है. तो जो प्राइमरी सेक्टर है दैट इज जो नेचुरल है, नेचुरल सेक्टर, जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया, फॉरेस्ट हो गया, तो ये सब एक्टिविटीज जो है दैट कम्स अंडर व्हाट? प्राइमरी सेक्टर. सेकेंडरी सेक्टर का मतलब हुआ MFG, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. ठीक है, MFG जो है दैट इज द एब्रिविएशन मैं यूज करता हूं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. टर्शियरी सेक्टर जो है रिलेटेड टू सर्विस सेक्टर, जहां पे आप देखोगे कि जो आपका एजुकेशन है, ठीक है, बैंकिंग है, उसके बाद आपका हेल्थ केयर है, तो ये सब जो है आपका टर्शियरी सेक्टर. उसके बाद आता है क्वार्टरनरी सेक्टर. तो क्वार्टरनरी सेक्टर में जो भी टेक्निकल या फिर टेक्नोलॉजिकल बेस्ड सर्विसेज है वहां पे, जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जो जॉब करने वाले लोग हैं थोड़े हायर पोस्ट पे, तो ये आता है कहाँ पे? आपका क्वार्टरनरी सेक्टर पे. वैसे ही आपका साइंटिस्ट जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वॉल्वमेंट है क्वार्टरनरी सेक्टर के पार्ट्स है. एंड द वन जो क्वीनरी सेक्टर है, यहाँ पे हाई लेवल डिसीजन मेकिंग में जो इन्वॉल्व है वो आते हैं कहाँ पे? इन द क्वीनरी सेक्टर्स. जैसे कि यूनाइटेड नेशंस में अगर कोई जॉब कर रहा है तो वो अगर कैलकुलेट होगा तो अंडर क्वीनरी सेक्टर, क्योंकि वो जो है बहुत ही एक मतलब हाई लेवल डिसीजन मेकिंग बॉडी है, तो दैट इज वाई दैट कम्स अंडर क्वीनरी सेक्टर. तो आप इसमें देखोगे सर्विसेज, एग्रीकल्चर, बैंकिंग, मैन्युफैक्चरिंग, प्राइमरी सेक्टर क्या हो जाएगा? एग्रीकल्चर. ठीक है, बैंकिंग इज अ पार्ट ऑफ सर्विस सेक्टर, और मैन्युफैक्चरिंग जो है आपका कौन सा सेक्टर है? दैट इज सेकेंडरी सेक्टर. सर्विस जो है आपका टर्शियरी सेक्टर.
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, देखो जो देर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज लैंड, लेबर, ठीक है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप, entrepreneurship. So these are the 4 factors of what, 4 factors of प्रोडक्शन। अगर प्रोडक्शन करना है आपको किसी भी आइटम का, सपोज कि इफ एनी कंपनी इज ट्राइंग टू मैन्युफैक्चर व्हाट, अ मोबाइल फोन, एक मोबाइल फोन प्रोड्यूस करना है, तो इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है? इसके लिए सबसे पहले तो लैंड की जरूरत पड़ेगी। लैंड की जरूरत इसलिए पड़ेगी कि यहाँ पे आप उसका क्या करोगे, प्लांट लगाओगे, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। उसके बाद जो है इस मोबाइल फोन को बनाने के लिए एक तो लैंड हो गया, दूसरा जो है आपका रिक्वायरमेंट है लेबर का, ठीक है। तीसरा जो रिक्वायरमेंट है ये है कैपिटल का। अब कैपिटल जो है आपको पैसे के टर्म्स में नहीं देखना है, कैपिटल कैन बी एनीथिंग, ठीक है, वो हैवी मशीन हो सकता है ना, वो कुछ भी हो सकता है। उसके बाद जो है एंटरप्रेन्योरशिप, द वन हु इज टेकिंग रिस्क ऑफ डूइंग ऑल ऑफ दीज एक्टिविटी, ठीक है। तो ये जो चारों के चारों एक्टिविटीज है, दैट इज द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब आप इसमें देखोगे तो लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, मनी इज नॉट अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। सो ऑप्शन जो आपका डी है दैट इज करेक्ट आंसर, क्योंकि ये पूछ रहा है नॉट अ फैक्टर, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट, पूछा जा रहा है कि क्राउडिंग आउट इफेक्ट इज रिलेटेड टू गवर्नमेंट बोरोइंग लीडिंग टू रिड्यूस्ड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। ऑप्शन बी कह रहा है कि इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स लीडिंग टू करेंसी अप्रिसिएशन, इंक्रीज इन इंपोर्ट्स, ठीक है, लीडिंग टू रिड्यूस्ड डोमेस्टिक डिमांड, फॉल इन टैक्स लीडिंग टू इन्फ्लेशन। सपोज कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज ट्राइंग टू बोरो मनी, ठीक है, बोरो मनी, और एक जो है आपका मान लो कि कोई कंपनी है, ये ऑल्सो वॉन्ट्स टू बोरो मनी। नाउ अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल इशू गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी। तो जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज ट्राइंग टू बोरो मनी, तो क्या होगा कि लोग जो है दे विल परचेज उसका गवर्नमेंट सिक्योरिटी, क्योंकि यहां पे जो रिस्क है ना, रिस्क इज वेरी लेस, ठीक है, रिस्क इज वेरी लेस। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो भी पैसा मार्केट में है, ठीक है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास आ जाएगा। एंड जो प्राइवेट सेक्टर है, जैसे कि ये कंपनी है, इसके पास जो है कोई भी बहुत ज्यादा पैसा मार्केट में नहीं बचेगा, ठीक है। एंड दैट इज वाई दे विल बी आउट फ्रॉम द मार्केट, इसके लिए पैसा नहीं बचा। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत है, गवर्नमेंट इशूड गवर्नमेंट सिक्योरिटी, और उससे जो है पैसा गवर्नमेंट के पास आया, लेकिन इस कंपनी को भी पैसा चाहिए था, है ना। लेकिन अब यहाँ पे रिस्क ज्यादा है और यहाँ पे गवर्नमेंट के पास जो है रिस्क कम है, रिस्क फ्री है। तो दैट इज वाई पीपल विल प्रिफर व्हाट, बाइंग गवर्नमेंट सिक्योरिटी। और इस तरह के आप देखोगे तो ये कंपनी क्या होगा, आउट ऑफ द मार्केट। यही है आपका क्राउडिंग आउट इफेक्ट्स। तो गवर्नमेंट बोरोइंग लीडिंग टू रिड्यूस्ड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, यही है आपका क्या करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट, what will happen if Reserve Bank of India increases the cash reserve ratio? See, what is CRR, cash reserve ratio? यो certain percentage of capital, जैसे सपोज कि 100 रुपए है किसी बैंक के पास, तो उसका certain परसेंट, से फॉर एग्जाम्पल 4%, ठीक है, दिस 4% मतलब 4 रुपीज जो है, दिस बैंक विल हैव टू पार्क विद आरबीआई, आरबीआई के पास इस 4 रुपए को क्या करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। और ऑन दिस 4 रुपया गवर्नमेंट इज नॉट गोइंग टू गिव एनी इंटरेस्ट रेट, ठीक है, एनी इंटरेस्ट। मतलब क्या कि अगर 4 रुपया है तो अब बैंक के पास ओनली 96 रुपीज है फॉर फर्दर लेंडिंग। सपोज करो कि क्या हो रहा है कि अब जो है 100 रुपए से सीआरआर बढ़ करके हो जाता है 6%, मतलब 6 रुपीज। अब बैंक
के पास बैंक इज लेफ्ट विद ओनली 94 रुपीज फॉर फर्दर लेंडिंग। मतलब क्या हुआ कि अब कम पैसा मार्केट में सप्लाई होगा, तो क्रेडिट कम होगा मार्केट में, ज्यादा होगा मार्केट में, इंक्रीज करेगा इन्फ्लेशन, क्या क्या होगा, लेट्स रीड इट। क्रेडिट सप्लाई इंक्रीज, क्या क्रेडिट सप्लाई इंक्रीज करेगा? नो, क्रेडिट सप्लाई जो है इंक्रीज नहीं कर रहा है, डिक्रीज कर जा रहा है। ठीक है, क्रेडिट सप्लाई डिक्रीज, यस क्रेडिट सप्लाई डिक्रीज, क्योंकि सीआरआर जो है आपका बढ़ गया है, कैश रिजर्व रेशियो जो है बढ़ गया है। सर्टेन अमाउंट, सर्टेन परसेंटेज ऑफ कैपिटल शुड बी पार्क विद आरबीआई विदाउट एनी इंटरेस्ट। ठीक है, तो क्रेडिट सप्लाई जो है मार्केट में क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। यहां पे आप देख रहे हो इन केस में कि क्या हो रहा है कि बैंक्स के पास सिर्फ 94 रुपीज बचा हुआ है। अब 94 रुपीज ही क्या करना है, फर्दर लेंडिंग करना है। अगर ये कम रहता, 4% रहता, तो 96 रुपीज जो है फर्दर लेंडिंग के लिए होता। तो दैट इज वाई क्या होगा, क्रेडिट सप्लाई जो है आपका मार्केट में डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉरेंज कर्व इज यूज्ड टू मेजर। अभी हमने देखा था लॉरेंज sorry, the concept of Lorenz curve is used to measure national income, inflation, inequality in income distribution, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सी। अभी हमने देखा था लॉरेंज गिनी कर्व के बारे में कि जो लॉरेंज कर्व है आपका, दैट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ये आपका क्या है, दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इनकम इन इक्वालिटी। इनकम इन इक्वालिटी का क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। दिस इज द इक्वालिटी लाइन, इक्वालिटी लाइन ये वाला जो है 45 डिग्री, और ये नीचे में कहीं पे तो है आपका लॉरेंज कर्व। ये कर्व जितना ज्यादा बेंड होगा इन इक्वालिटी, उतना क्या होगा, परसिस्ट होगा। जितना ये कम होगा इन इक्वालिटी जो है आपका क्या होगा, उतना कम होगा। तो बेंडिंग ऑफ दिस कर्व डिपेंड्स और शोज व्हाट, द इनइक्वालिटी इन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। ऑप्शन जो है आपका सी, दैट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट, द फिलिप कर्व shows the relationship between inflation and unemployment, inflation and interest rates, money supply and output, GDP and fiscal डेफिसिट। तो देखो जो फिलिप कर्व्स हैं, ठीक है, वो जो है आपका इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट के रिलेशनशिप को क्या करता है, शो करता है। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ द कैपिटल अकाउंट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, इसके देयर आर 3 कंपोनेंट्स। पहला तो है इसका जो है आपका करंट अकाउंट, करंट अकाउंट, दूसरा इसका है आपका कैपिटल अकाउंट, ठीक है, और तीसरा इज फॉरेक्स मार्केट, फॉरेक्स रिजर्व। ठीक है, आपसे पूछा क्या जा रहा है, कैपिटल अकाउंट के कंपोनेंट। तो कैपिटल अकाउंट जो है दैट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू आपका फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, जहां पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे एग्जांपल के तौर पे आप लिख दो एफडीआई या फिर एफआईआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। ठीक है, ईसीबी दैट इज एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग, ये फिर आपका जो लोन हो जाता है ना। और आप तीसरा आप कहोगे कि जो बैंकिंग कैपिटल्स हैं, बैंकिंग कैपिटल्स, जो एनआरआई के जो बैंकिंग, एनआरआई का जो पैसा है जो डिपॉजिटेड है, दैट इज एनआरआई डिपॉजिट्स। ठीक है, उसके बाद आपका जो एसडीआर है दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ये दोनों क्या है, पेमेंट है, बैलेंस ऑफ पेमेंट का कंपोनेंट है। एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग, यस दिस इज ऑल्सो अ कंपोनेंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। एंड जो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है दैट इज द पार्ट ऑफ आपका करंट अकाउंट, मर्चेंडाइज जो है उसका पार्ट है। सो यही आपसे पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट, कौन नहीं है, तो एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट, विच
ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस इज इनडायरेक्ट इन नेचर। कौन सा जो टैक्स है इसमें से आपका इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है, वो वेल्थ टैक्स है, कॉर्पोरेट टैक्स है, जीएसटी टैक्स है, ठीक है, इनकम टैक्स है। तो जीएसटी जो है दैट इज, ये आपका क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। जीएसटी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 2017, अभी मैंने बताया, बाय 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, और रिप्लेस्ड व्हाट, इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस थे उसको क्या किया गया, जीएसटी से रिप्लेस किया गया। इनकम टैक्स इज आपका व्हाट, आपका डायरेक्ट टैक्स है। वेल्थ टैक्स जो है आपका क्या है, डायरेक्ट टैक्स है। कॉर्पोरेट टैक्स जो भी है आपका क्या है, डायरेक्ट टैक्स, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट, व्हेन द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एक्सीड्स इट्स रेवेन्यू, ठीक है, खर्चा जो है गवर्नमेंट का, एक्सपेंडिचर जो है गवर्नमेंट का, दैट एक्सीड्स रेवेन्यू, रेवेन्यू जितना आना चाहिए उससे अगर ज्यादा हो जाता है तो इट लीड्स टू व्हाट, फिस्कल सरप्लस होगा, रेवेन्यू डेफिसिट होगा, या फिर फिस्कल डेफिसिट होगा, या फिर बजटरी बैलेंस होगा। आप ऐसे भी सोच सकते हो कि आपका इनकम, ठीक है, आपके घर का इनकम से फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज है इनकम, और खर्चा क्या है 120 रुपीज, क्या होगा आपका, डेफिसिट होगा, ठीक है, डेफिसिट होगा, नॉट द सरप्लस। सरप्लस कब होगा, जब रेवेन्यू ज्यादा है, एक्सपेंडिचर क्या है, कम। तो इसमें से क्या हो जाएगा आपका, फिस्कल डेफिसिट इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज लिक्विडिटी ट्रैप रेफर टू। लिक्विडिटी ट्रैप का मतलब क्या होता है, व्हेन इंटरेस्ट रेट्स आर वेरी हाई, व्हेन मॉनेटरी पॉलिसी बिकम्स इनइफेक्टिव एट नियर जीरो इंटरेस्ट रेट, ठीक है, व्हेन इन्फ्लेशन इज अनकंट्रोलेबल, व्हेन बैंक्स रिफ्यूज टू लेंड ड्यू टू हाई CRR। समझो, सपोज व्हेन द इकोनॉमी इज इन रिसेशन, ठीक है, क्या है, अभी मान लेते हैं हाइपोथेटिकली, अज्यूम करो कि जो आपका इकोनॉमी है दैट इज इन रिसेशन। तो अब जब रिसेशन में है उसका मतलब क्या, कि जो ग्रोथ रेट है दैट इज निगेटिव, ठीक है, निगेटिव ग्रोथ रेट है, एंड दिस निगेटिव ग्रोथ रेट इज कपल्ड विद व्हाट, कपल्ड विद अनएम्प्लॉयमेंट, बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट भी है ना। तो अब इस केस में क्या होगा, इस केस में आरबीआई विल कम इनटू एक्शन एंड दे विल रिड्यूस द रेपो रेट। अब जैसे ही रेपो रेट क्या होगा, कम होगा, ठीक है, तो जो बोरोइंग है, ठीक है, वो बोरोइंग क्या हो जाएगा आपका, सस्ता हो जाएगा। बोरोइंग जैसे ही सस्ता होगा, इसका मतलब क्या, कि इकोनॉमी में जो मॉनेटरी है, जो पैसा है, दैट विल बी पंप। जब पैसा और इकोनॉमी में ज्यादा है, इसका मतलब क्या, कि इन्वेस्टमेंट आपका इंक्रीज करेगा। व्हेन इन्वेस्टमेंट विल इंक्रीज, इन दैट केस व्हाट विल हैपन, इन्वेस्टमेंट अगर बढ़ेगा तो जॉब क्रिएशन, जब जॉब क्रिएशन होगा तो लोगों के पास क्या होगा, पैसा होगा। व्हेन पीपल विल हैव मनी, तो नाउ पीपल विल हैव मनी, जब लोगों के पास पैसा है तो दे विल व्हाट, दे विल स्पेंड, ठीक है। लेकिन सपोज करो कि आरबीआई के रेपो रेट घटाने के बाद भी, रेपो रेट घटाने के बाद भी ऐसा कुछ सिचुएशन नहीं बन रहा है, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो रहा, इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ रहा है, एटसेट्रा एटसेट्रा वाली कहानी, फिर क्या करेगा, पहले मान लेते हैं कि रेपो रेट जो है घटा करके आरबीआई 6% पे लाया। अगर ये सब फिनोमेना अगर नहीं हो रहा है कुछ भी मार्केट में इस तरीके का एक्टिविटी, अगेन फर्दर क्या करेगा, जो रेपो रेट है दैट विल बी रिड्यूस्ड बाय आरबीआई। अब मान लो कि ये 4% हो गया, ठीक है, अगेन दिस फिनोमेना ऑफ कि इंप्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो रहा है, इन्वेस्टमेंट क्रिएट नहीं हो रहा है, इस तरीके की बात चल रही है, ठीक है, तो फिर से क्या करेगी आरबीआई, इट विल फर्दर रिड्यूस द रेपो रेट, से फॉर एग्जांपल फॉर ये अब 2% पे लेके आ गया, ठीक है, फिर इसी तरीके से 0%। अब इस 0% से नीचे जो है आरबीआई का रेपो रेट कैन नॉट गो, ठीक है, वेलकम, यहीं पे आप फंस गए ट्रैप में, यहीं पे आप, और इसी सिचुएशन को हम कहते हैं लिक्विडिटी ट्रैप। जब रेपो रेट 0% तक आने के बाद भी ये सब एक्टिविटीज इज नॉट पॉसिबल,
तो वेलकम, आपका इकोनॉमी इज इन लिक्विडिटी ट्रैप। यहां पे क्या होगा, अदर एक्टिविटी विल हैव टू परफॉर्म, गवर्नमेंट विल कम इनटू एक्शन, दे विल एक्सपेंड, ठीक है, पैसा खर्चा करेगी पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे, ठीक है, वहां से पैसा, वहां से जॉब क्रिएट्स होगा, एटसेट्रा एटसेट्रा, टैक्स कम होगा, तो वो सब कहानी होगी। तो यहां पे अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन, what does liquidity trap refer to when interest rate are very high? No, यहाँ पे तो रिड्यूस होने की बात हो रही है। when monetary policy, गवर्नमेंट का, सॉरी आरबीआई का जो मॉनेटरी पॉलिसी है, ठीक है, दैट इज मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स, अभी आरबीआई का जो है एक टूल्स है, बिकम्स इनइफेक्टिव, इस ये जो है इनइफेक्टिव हो जाता है एट नियर जीरो इंटरेस्ट रेट, और इसी सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, लिक्विडिटी ट्रैप, ठीक है। सो ऑप्शन बी जो हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, इज करेक्ट आंसर, ठीक है। सो दीज वर आवर 30 क्वेश्चंस फॉर इकोनॉमी। इसी तरीके से नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में वी विल सी मोर सच टाइप ऑफ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। टिल देन, थैंक यू।